सच वो डायरेक्ट बनता नहीं है, सोवियत यूनियन पुरानी बात हो गई है। बट रशिया की जो जहां तक बात है, देखिए हमने अफगानिस्तान के अंदर करंट अफेयर्स की डायमेंशन को अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज। एक तो देखिए करंट अफेयर्स के अंदर ऐसे नहीं होता कि आपने अफगानिस्तान है तो उसके अंदर रशिया का भी इन्वॉल्व है। जिस तरह जिक्र किया गया कि जी रशिया के बारे में अमेरिकन ने कहा कि रशियंस पे तालिबान टू फाइट दी एंड किल अमेरिकन, ठीक बात है। ईरान के बारे में भी वहां पे रोल है अफगानिस्तान के अंदर, वो भी एक सेंस बनता है। इसकी बहुत सारी डायमेंशन बनती हैं। हमने देखना होता है कि हमने पेपर पॉइंट ऑफ व्यूज पे किसको फोकस करना है किसको नहीं करना। बिकॉज अगर आप इन सारी एंगल्स को देखना शुरू कर देंगे ना, तो आपका तो करंट अफेयर का सिलेबस कभी जिंदगी में कवर ही नहीं होगा। इट विल नेवर बी कवर्ड। वो चीजें आती जाएंगी। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक डायमेंशन है जिसका जिक्र हमने नहीं किया यहाँ पे, वो थी, मेरे ख्याल में कल उसका जिक्र आया था, वो था अगर इलेक्शंस होते हैं। आपकी क्लास में से किसी ने पूछा था इफ इलेक्शन वर हेल्ड, जो बाइडेन आ जाते हैं तो क्या इंपैक्ट होगा। आई गेस आपकी क्लास में से किसी ने पूछा था। तो मैंने उसमें कहा था कि ब्रॉड पॉलिसी में तो फर्क नहीं होगा, लेकिन पॉलिसी तो वही रहेगी, स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज नहीं होगी। अच्छा, मैं बाइडेन कम्स तो कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, दिस वाज माय आइडिया जी। माइनर चेंज आ सकता है बट नॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज। कोई डील खत्म नहीं हो जाएगी जो तालिबान के साथ हुई है, इट्स नॉट गोइंग टू एंड। कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, शिफ्ट नहीं होगा यहाँ। तो इसलिए कहना ये चाह रहा हूँ कि ये एंगल्स बहुत सारे बनते हैं, बट ऑब्वियसली यू हैव टू सी के उसके ऊपर जो कौन से पॉइंट को आपने तैयार करना है और कुछ पे नहीं करना। कायनात प्लीज कैन यू एक्सप्लेन हाउ ही हैज अ डिफरेंट व्यू। इकरा हम एडजेक्टिव्स नहीं लगाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव का। पेपर में अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव और राइट और रॉन्ग के एडजेक्टिव लगा देंगे, दैट आइडिया माइट कंट्राडिक्ट द ओपिनियन ऑफ द एग्जामिनर, और वो सब्जेक्टिव डिबेट हो जाएगी और वो चैलेंज हो सकती है। डोंट टेक दैट रिस्क। यू कैन से इट बट दैट कैन ऑफेंड द एग्जामिनर एंड ही माइट डिफर एंड क्रिटिसाइज योर ओपिनियन, तो गलत हो जाएगा। कायनात बाइडेन का टोटली डिफरेंट नैरेटिव। कायनात अगर शायद टाइप कर रही हैं, ओके। हमारा अगला टॉपिक है जी पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस। टॉपिक जनरल सर लिखा हुआ है, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस ऑब्वियसली। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के अंदर अगर आप देखें तो हमने सवाल, जिस तरह हमने पहले भी बात की, मरियम ने भी ये नुकता उठाया कि सवाल कभी इस तरह इजी नहीं आता, जनरल पैटर्न में नहीं आता। क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एंगल में आता है, किसी न किसी डायरेक्शन में आता है, किसी न किसी पॉइंट को उठाते हैं और उसके ऊपर सवाल बैठते हैं करंट अफेयर्स के अंदर। तो आपको कभी पिछले 5 सालों में उठाकर देखें तो आपको करंट अफेयर में सवाल नहीं आया होगा जिसमें पूछा गया होगा पाकिस्तान यूएस रिलेशंस को एनालाइज करें, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को एनालाइज करें। ऐसा नहीं आता। अच्छा, बाइडेन पॉलिसी फॉर मुस्लिम्स एंड समहाउ रिलैक्सेशन ऑन यूएस चाइना प्रोबेबली। दोनों सूरतों में इसका अफगानिस्तान से क्या लिंक है? खालिद, ये दोनों भी कंटेस्टेड हैं। ये आपका जो आर्गुमेंट है कि ही हैज अ डिफरेंट पॉलिसी ऑफ मुस्लिम्स, एग्रीड, बट ही हैज अ रिलैक्सेशन इन यूएस चाइना, नो ही डज नॉट। बट ये अलग डिबेट हो जाएगी, बट इसका अफगानिस्तान से लिंक बनेगा नहीं ना। हम तो अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, बाइडेन का अफगानिस्तान पे कैंपेन कर रहे हैं। हाँ, जनरली स्पीकिंग ठीक है खालिद, लेकिन उसमें भी खालिद खालिद मेरे ख्याल में मुस्लिम की बात तो ठीक है, चाइना के ऊपर सॉफ्ट नहीं है जो बाइडेन, इतने सॉफ्ट नहीं है वो। जो बाइडेन वाज द वाइस प्रेसिडेंट व्हेन अमेरिकंस अनाउंस्ड द पिवट एशिया पॉलिसी। पिवट एशिया पॉलिसी थी तो जो बाइडेन साथ थे ओबामा के, तो इसलिए ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ कंटेनमेंट पॉलिसी ऑफ चाइना, इसलिए उसको तो हम नहीं करेंगे। ओके 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 कायनात, ठीक हो गया। ठीक है बरका, लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा, लेकिन सॉफ्ट से मतलब स्ट्रेटेजी है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स आर एज हार्डकोर एज ट्रम्प्स, द स्ट्रेटेजी माइट बी डिफरेंट, दैट्स ट्रू, बट कोर ऑब्जेक्ट कोई वो बात ना टोटली डिफरेंट होगा, ये नहीं होगा, ये कह रहा हूं। और वो ऑब्जेक्टिव्स सेट ही तो किए हैं उसने, बाइडेन ने। यस, यस इकरा, उसी के अंदर लिखा था। जी एग्जैक्टली।
ट्रू, ऐसा ही है भाई। हाँ, यस बरका, इसमें एग्रीमेंट होता है, लिटिल बिट डिफरेंट, दैट्स ट्रू। शाफे, आपका सवाल, ऑल दिस इज टू अनप्रेडिक्टेबल, व्हाट इफ ट्रम्प विंस अगेन, आफ्टर ऑल ही डिफीटेड हिलरी। शाफे, आपके मुंह में घी शक्कर, आई वुड लव टू सी ट्रम्प कमिंग बैक टू पावर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग हो जाएगी, ट्रम्प आएगा, बाइडेन आएगी तो थोड़ी बोरिंग हो जाएगी, मजा नहीं आएगा। एनीवे जी, इस पे आते हैं सवाल पे। ओके, नाउ इस पे सवाल जनरल रिलेशन में नहीं आता जी, करंट अफेयर में सवाल ऐसे नहीं आएगा पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को एनालाइज करें। ऑब्वियसली दिस इज लाइकली एंगल जिसमें आपका पाकिस्तान अफेयर में सवाल आ सकता है, आप पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस को हाईलाइट करें, आप करंट को। लेकिन मोस्ट लाइकली जो एंगल है वो कोई एक एंगल में पूछेगा। ही कैन आस्क यू द एंगल ऑफ इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ऑन कश्मीर। कश्मीर पे आपका लेक्चर मेरे ख्याल में हो चुका होगा, मुझे प्लीज कंफर्म कीजिएगा, यू हैव अ लेक्चर ऑन कश्मीर राइट? नहीं हुआ, हो जाएगा अभी आगे, आपका लेक्चर कश्मीर पे होगा। अच्छा, उसके बाद एक और एंगल है, वो है न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, उस पर लेक्चर आपका हुआ है कि नहीं हुआ? हाइड्रोपॉलिटिक्स, न्यूक्लियर, वही नहीं हुआ, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स में नहीं हुआ। हुआ है जनाब, मैंने लिए दोनों, इंडिया पाकिस्तान में। इतना भी बुरा नहीं पढ़ाया कि आपको याद ना हो सर, दोनों हुए, वो अलग है एकरा, वो अलग से हो जाएगा, वो अलग से हो जाएगा। अच्छा, मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि कश्मीर इज द मोस्ट लाइकली एंगल जिसमें सवाल आ सकता है, हाइड्रोपॉलिटिक्स में सवाल आ सकता है, न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट पे आ सकता है। मैंने आपको इंडियन ओशन में भी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पढ़ाया था राइट? इंडियन ओशन के अंदर हमने बात की थी इंडिया पाकिस्तान की। सो वो जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं उस पर तो हम पढ़ चुके हुए हैं। आज हम बात करेंगे जनरल रिलेशंस की, और जनरल रिलेशन का सवाल करंट अफेयर्स में आने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं चांस, बट नेग्लिजिबल हैं। मोस्ट लाइकली दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन पाकिस्तान अफेयर्स। अगर पाकिस्तान अफेयर्स में भी सवाल आ जाए तो आप इन रिलेशनशिप को कैसे एवेल्युएट करेंगे? तो यू विल डिवाइड इट इनटू 3 कैटेगरीज। वन, you will briefly explain the history। तो पाकिस्तान अफेयर्स में हिस्ट्री की लिमिट नहीं होती, सो यू विल हैव टू राइट अ बिट ऑफ हिस्ट्री ऑन देयर रिलेशनशिप, एक हिस्टोरिकल ओवरव्यू देंगे रिलेशनशिप का। सेकंड, यू विल टॉक अबाउट द एनालिसिस ऑफ द करंट रिलेशंस, और जो करंट रिलेशंस को एनालाइज करेंगे उसमें कन्वर्जेंस के पॉइंट लिखेंगे, एंड द थर्ड पॉइंट विल बी डाइवर्जेंस। You will explain the divergence in their relationship। divergence भी है उनके दरमियान में, conflicts जिसको हम कहते हैं, conflict of interest है, clashes भी हैं पाकिस्तान और यूएस के दरमियान। So brief history, currently in the recent past and currently what are the areas of cooperation, what are the areas of conflict, ये 3 मेन पॉइंट्स होंगी, मेन 3 कंटेंट्स होंगे आपके आंसर। लेट मी बिगिन विद द ब्रीफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर कायनात वे फॉरवर्ड if they ask the question, if they don't ask the question there is no way forward। ठीक है, चलें आपको मैं एक छोटा सा आर्टिकल देता हूं जी। मुझे आर्ट लगता है बट स्टिल एक आर्टिकल है दैट आई रोट विद वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, और आज ही ये पब्लिश हुआ है ग्लोबल विलेज स्पेस के अंदर, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये आर्टिकल इसी कश्मीर के ऊपर है। वे फॉरवर्ड की बात की ना, तो मैं जो वे फॉरवर्ड से मैं बात कर रहा हूं उसके ऊपर। एक है जी, मैंने एक आर्टिकल को प्रोड्यूस किया है, प्लीज इसको पढ़िएगा। इट्स कैन पाकिस्तान एंड इंडिया रिजॉल्व द कश्मीर इशू। इट्स पब्लिश्ड इन ग्लोबल विलेज स्पेसेस। कैन पाकिस्तान एंड इंडिया रिजॉल्व द कश्मीर इशू। ये बेसिकली आइडिया क्या है, ब्रॉडली स्पीकिंग, इंडिया पाकिस्तान में क्या वे फॉरवर्ड बनता है? मेरा इसका हाइपोथेसिस ये है, इट डज नॉट, देयर इज नो वे फॉरवर्ड ऑन दैट, कंसिडरिंग उसके पीछे फैक्टर्स लिखे गए हैं बड़े कि क्यों नहीं बनता, और उसके उसके उसकी कम्प्लेक्सिटी क्यों बनी है हमारे रिलेशनशिप में, खासकर कश्मीर सेंट्रिक है, बट आपको पता है कश्मीर इज अ कोर थिंग, और उसके पीछे रीजंस एक्सप्लेन किए गए। बट सिंपली वे फॉरवर्ड इसलिए मैं कह रहा हूं जिस पे आएगा नहीं सवाल। ग्लोबल विलेज स्पेस, आई रोट इट विद माय स्टूडेंट, एक मेरे स्टूडेंट है, नाउ ही टीचर्स, तो उनके साथ हमने मिलकर एक आर्टिकल 2-3 दिनों में पब्लिश किया। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस ब्रीफ हिस्ट्री, प्लीज आमना मिल भी गया, थैंक यू।
आई एम सॉरी जी, आई एम नॉट पब्लिसाइजिंग माई सेल्फ, आई एम सॉरी अगर आपको ऐसा लग रहा होगा, बट मेरा सिर्फ इस क्वेश्चन का था वे फॉरवर्ड का, तो मैंने इसलिए बता दिया। अदरवाइज आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन कि आप मुझे पढ़ें, इट्स नॉट अ मस्ट रीड। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो पढ़े, ना पढ़े तो ना पढ़े, इट्स अप टू यू प्लीज। एनीवे, और यू कैन ऑलवेज क्रिटिसाइज दिस पॉइंट, आप इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, ब्रीफ हिस्ट्री। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट 1947 में पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस हैव बीन थैंक यू जी शरियार। जी जी, खालिद, पाकिस्तान अफेयर पर्सपेक्टिव, करंट अफेयर्स में जो एंगल है वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मोस्टली। श्योर, आई विल जी, आई विल, जो मुझे आर्टिकल आते जाएंगे मैं बताते जाऊंगा। ओके, पाकिस्तान इंडिया पे आते हैं। अच्छा, ये आर्टिकल का जो थीम है जी सारा प्योरली मेरा अपना ओपिनियन है, सो प्लीज फील फ्री टू डिस्ट्रॉय दिस ओपिनियन। आप क्रिटिसाइज करें, आप कंडेम करें, गालियां दें, पर आर्टिकल को मुझे नहीं। प्लीज ओपिनियन को जो मर्जी करें आप कर सकते हैं, यू आर फील फ्री टू इसके साथ वही करें जो हम अंग्रेजी के साथ करते हैं, डू इट विद इट। ओके, 1947 पाकिस्तान इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं, दोज रिलेशंस, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें तो मैं उसको बड़ा सम अप करूंगा, शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर आपसे मैं पूछूं इन 1947 जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुई थी, डिड वी हैव गुड कार्डियल रिलेशंस? नो। हमारे कॉन्फ्लिक्ट किन किन इश्यूज पे था? व्हाट वर द इश्यूज ऑन विच वी हैड कॉन्फ्लिक्ट्स? अगर कोई लिस्ट बता दे। कश्मीर, गुड। और वाटर, ठीक हो गया 1948 में। टेरिटरी, आप वही तक स्पेसिफाई करते हैं, टेरिटरी से मतलब क्या है? आइडियोलॉजी, ट्रू। रिसोर्सेज को मैं कर दूं, यस, जुल्फकार ने जो कहा, कायनात आपको बोला, वही पॉइंट है, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। और सरकरी का इशू शुरू में नहीं था फायदा, वो बाद में माना, इट डेवलप्ड लेटर ऑन, इनिशियल 2-4-5 सालों में नहीं था ये। टेरिटरी से मतलब पहले भी वहीद ने लिखा टेरिटरी, आई वुड लाइक टू नो कि आप टेरिटरी से क्या मतलब ले रहे हैं? डू यू रेफर टू जूनागढ़ हैदराबाद वगैरह की बात कर रहे हैं, रेड क्लिफ अवार्ड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? बाउंड्री, चले बाउंड्री में स्पेसिफिकली अगर देखिए, कश्मीर में तो बाउंड्री का इशू है ना, स्पेसिफिकली किस जगह की बात हो रही है? रिलीजियस को जजीरा हम आइडियोलॉजी में ले जाते हैं, टू नेशन थ्योरी। यस, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, लेट्स कॉल इट द प्रॉब्लम ऑफ स्टेट्स। कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ एक्सेट्रा, यस, प्रिंसली स्टेट्स, एग्जैक्टली फायजा, इसको कर लेते हैं। यस, टू नेशन थ्योरी आइडियोलॉजिकल में आ जाएगा, दैट्स द पॉइंट। सियाचिन भी शुरू में नहीं था मरियम, ये बाद में है। ये कोर इश्यूज थे जी, वो टेरिटरी जो भी होना, सिर्फ कलकत्ता का नहीं था, कलकत्ता का इशू नहीं था वैसे बाद में। कश्मीर का इशू था जी, वाटर के इश्यूज थे, आइडियोलॉजी से मतलब है टू नेशन थ्योरी, मुस्लिम वर्सेस देम, रिसोर्सेज की इशू था, स्टेट्स जैसे जूनागढ़, हैदराबाद वगैरह का इशू था, और फिर साथ में क्या हमारे जमाने में रेफ्यूजीज वगैरह का इशू भी मौजूद था उस वक्त, जो वायलेंस था और जो रेफ्यूजीज किए गए थे मूव, उसका इशू भी था। तो ये कुछ इश्यूज थे हमारे दरमियान में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं जनरली रफ, जस्ट रफ एस्टिमेट, अभी ये प्रॉपर लिखने वाली बात नहीं है, बट क्या आजकल अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द करंट इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टुडे, ब्रॉड आइडिया बताएं, आजकल कौन से इश्यूज हैं? कश्मीर है, चलो मैं आपसे पूछता हूं, इज देयर इशू ऑफ कश्मीर? यस। वाटर, यस। डू वी हैव द इशू ऑफ आइडियोलॉजी नाउ? आइडियोलॉजी का इशू है? एज सच नो, एज सच कोई इशू नहीं है। व्हाट अबाउट रिसोर्सेज? क्या रिसोर्सेज की इशू है डिस्ट्रीब्यूशन का? नो, एज सच। डू वी हैव द इशू ऑफ स्टेट्स नाउ? स्टेट का इशू है? क्यों नहीं है? क्या हो गया? पाकिस्तान ने जो मैप इशू किया है, जूनागढ़ कहां लगा है एग्जैक्टली? शाफे, जूनागढ़ को कहां दिखाया गया? मैं जब लास्ट क्लास में ली थी आज से 2-3 हफ्ते पहले तो नहीं था, अब आ गया। अब है स्टेट का इशू, स्टेट्स का इशू नहीं है, स्टेट का इशू जरूर है। अच्छा, उसके बाद क्या रेफ्यूजीज का इशू है अभी? डू वी हैव इशू ऑफ रेफ्यूजीज नाउ?
ऑब्वियसली नॉट। अच्छा, अब जो आप लोगों ने इश्यूज गिनवाए हैं जी, एडिशनल आ गया, न्यूक्लियर आ गया, उसके बाद आ गया प्रॉक्सी वॉर आ गया, सी पैक आ गया, और कुलभूषण वो प्रॉक्सी वॉर भी नहीं आ जाएगा, प्रॉक्सी वॉर ही चले उसमें ऐड कर लेंगे कुलभूषण को। सर क्रीक का आ गया, गुड। सियाचिन आ गया, हाइड्रोपॉलिटिक्स वो वाटर वाला आ गया, ट्रू। अच्छा, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट आया हमारे दरमियान में कि नहीं है? कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, म्यूजिक, आर्टिस्ट, ड्रामास, हमने बैन किए हुए ना उनके साथ, स्पोर्ट्स बंद है, क्रिकेट बेचारे नहीं देख सकते। सो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट भी किस तरह से आ जाता है? डोंट वी हैव कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन डिफरेंट फोरम्स लाइक FATF एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, मैं यहां पे फुल स्टॉप लगा रहा हूं। मेरा आपसे सवाल है, अगर आप प्लीज एक सवाल का जवाब दीजिएगा तो ये सारी हिस्ट्री की समरी आप बता देंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, हमारी इंडिया पाकिस्तान की इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जो सिवियरिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है और जो मैग्नीट्यूड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, द क्वांटिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वो इनिशियल ईयर्स में ज्यादा थे या अब ज्यादा है? Obviously now we had conflicts with them in the past, but the number of conflicts and the intensity of the rivalry had significantly increased from historical to present times. अच्छा, अब मैं उसकी वजह पे नहीं जाऊंगा बिकॉज ये हिस्ट्री वाली डिबेट आ जाएगी, they are very severe, but let me explain one of the conclusions of this change in pattern. ये जो pattern change हुआ, conflict बड़े हैं, conflict की intensity बड़ी है, तो इसका मतलब we had bad relations from the beginning, but those bad relations over the period of time have turned into the worst relations. हमारे relationship में बुरे थे, अब बहुत बुरे हो गए, they have turned from bad to worse. और ये bad to worse relationship की वजह क्या है? What is the main reason behind this negative trajectory, this reverse development in Pakistan-India relations? जो main वजह है, that is the unresolved conflict of Kashmir. Unresolved conflict, हमारी पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है जिसको मैं एलाबोरेट करूं, मेरा अपना ओपिनियन जो मर्जी हो, बट पाकिस्तान का स्टेट पर्सपेक्टिव है जी, the core issue of Kashmir, because it remained unresolved due to India's stubbornness, therefore the India-Pakistan relations have turned from bad to worse. बीमारी है ना, आप छोड़ देंगे क्रॉनिक हो जाएगी. So this conflict became chronic. Kashmir is a root cause of many other problems because Kashmir issue creates mistrust और उसकी वजह से हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कश्मीर इशू हम अब रिजॉल्व नहीं करते, आज से डाउन द रोड नेक्स्ट 30 इयर्स में कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट लिंगर ऑन करता है, we might see addition of many more conflicts between Pakistan and India. So this is what is the explanation ji. Kashmir is the core issue, but now it has also been added up with multiple issues. Brief history को मैं अगर explain करूँगा without going to the each events, I would say we had bad relations in the past, we had worse relations now. The intensity and the number of conflicts have increased significantly over the period of time, mainly due to India's stubbornness to resolve the Kashmir dispute with Pakistan. This is the main introductory part ji. This is the main part of the history. Let me now come to the current relations. हम जरा current relationship पे जरा बात करते हैं और उसमें convergence और divergence की बात करेंगे. Convergence पे बात करते हैं. Any cooperation between Pakistan and India, if you know, let me explain two collaborations. One is economic. Economic collaboration क्या है? Limited है obviously, लेकिन हम explain करेंगे. और वो है bilateral trade की नहीं है, वो है transit trade की. There are two transit trade projects on which there is a limited collaboration between Pakistan and India. One is TAPI. TAPI project is Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India gas pipeline project.
तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस pipeline project. Under this project, gas from Turkmenistan will pass through Pakistan and Afghanistan and reach out to India. So Pakistan will allow the transit route to India for importing gas from Central Asia. We are part of this project. This is under construction. ये under construction है, अभी complete नहीं हुआ. But is it not a facilitation and cooperation with India? It is a cooperation with India. We are helping them import gas from Central Asia through Pakistan. This is a limited collaboration, but we have it. दूसरा है APTTA. A also leverage. But खाजा हम इसको जुजीना हम इसको leverage के सेंस में बात नहीं करेंगे, हम collaboration के सेंस में बात करेंगे. Because हमारा टाइटल क्या है? Convergence क्या है? It's coming from वही तुर्कमेनिस्तान. तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान से गुजर के पाकिस्तान से गुजर के इंडिया जाएगी. पाकिस्तान भी परचेज करेगा बट वहां से आएगी. APTTA स्टैंड फॉर अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट. आई रिपीट, अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट. अंडर दिस एग्रीमेंट ये एग्रीमेंट हुआ था 2010 में. यस हसन, थैंक यू. ये 2010 में हुआ था. एंड अंडर दिस एग्रीमेंट Pakistan allows India to import goods from Afghanistan through land border. वाघा के रास्ते से इंडिया को हमने अलाउ किया है कि अफगानिस्तान से इंपोर्ट कर सकता है. वन वे ट्रैफिक. इज इट क्लियर? और ये APTTA 2010 में किया था बट अभी भी चल रहा है. हमने कोविड की वजह से बंद किया था बट 2 हफ्ते पहले दोबारा ओपन कर दिया. So under this agreement, Pakistan allows India to import goods from Afghanistan through Wagah border. Land के रास्ते से, Wagah border के रास्ते से import कर सकता है इंडिया अफगानिस्तान से. ये बेसिकली हमारा कोलैबोरेशन है जी उनके साथ. लिमिटेड है बट है. इज इट क्लियर? अगर सिंपल है. ये 2 इकोनॉमिक कोलैबोरेशन हैं. दूसरा है कोविड-19. ओनली इंपोर्ट. यस, पेपर में ओनली इंपोर्ट ना लिखिएगा बट इंपोर्ट. यस, ओनली इंपोर्ट. हम एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं देते. इंडिया खरीद सकता है, बेच नहीं सकता पाकिस्तान के रास्ते से. बेचने से इंडिया को फायदा होगा ना, हम चाह नहीं रहे. ओके, कोविड-19 में आसान है, शॉर्ट्स है. अच्छा, ये कोविड-19 जब आया तो ऑब्वियसली दैट वाज एन इशू. बट इन 2020, in May 2020, virtual summit of SAARC was called for. एक virtual summit हुआ in May 2020 के अंदर. SAARC summit was held. सारे मुल्क शरीक हुए उसके अंदर एंड पाकिस्तान आल्सो पार्टिसिपेटेड. हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो नहीं थे, जफर मिर्जा साहब थे जो एक्स एडवाइजर थे. और पाकिस्तान और इंडिया और बाकी सारी स्टेट सार्क की मौजूद थी. इस कोविड-19 के हवाले से जो समिट हुआ सार्क का, उस समिट के अंदर इट वाज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ कोविड फंड. एक कोविड-19 का फंड बनाया जाएगा जो सार्क स्टेट्स को हेल्प करेगा इन दैट विल हेल्प द सार्क स्टेट्स टू कम्बैट द कोविड-19. अच्छा, अब ये फंड का बनना और इस सार्क समिट का होना ऑन कोविड-19, जो उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो, इंडिया भी शामिल हो, दिस वाज अ लिमिटेड कोलैबोरेशन बिटवीन पाकिस्तान इंडिया. हम चाहते कि इंडिया चाहता तो बाइकआउट कर सकते थे बट ऑब्वियसली इंडिया ने तो इजलास बुलाया था और हमने शरीक हुए इसके अंदर. वी डिड नॉट बाइकआउट इट डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट वाज कॉल्ड बाय इंडिया, बट still it was a limited collaboration with India on the COVID-19. कोविड फंड बनाया गया. अमाउंट कितनी है असद, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, प्लीज करेक्ट मी. इट वाज अराउंड $150 million और इट वाज $300 million. मैं शायद मिक्स करूं, शायद $150 million अगर टोटल फंड है तो फिर इंडिया के फंड्स कम होंगे. बट मेरा ख्याल है $150 million इंडिया ने कमिट किया था, तो टोटल फंड जो है मेरे ख्याल में कुछ $300 million के करीब है. बट आई एम सॉरी, आई डू नॉट हैव द नंबर्स. आप इसको वेरीफाई गूगल से कर लीजिएगा. बट आई कैन ऑल्सो टेल यू लेटर ऑन. बट आप इसको गूगल से वेरीफाई कर सकते हैं.
बट दैट फंड वाज एस्टैब्लिश्ड एंड द वेरी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फंड जिसमें पाकिस्तान भी कंट्रीब्यूट करेगा, इंडिया भी कंट्रीब्यूट करेगा, दैट इज द लिमिटेड कोलैबोरेशन दैट वी हैव विद देम। उमर ने जो लिखा, उमर आप इस ऑफर हमने जरूर की थी लेकिन ऑफर कोलैबोरेशन नहीं होता, ऑफर रिजेक्ट की गई, इसका मतलब कोलैबोरेशन नहीं हुई, तो आप नहीं लिखेंगे ऑफर। तो ये एक लिमिटेड कोलैबोरेशन है जी हमारे दरम्यान में, और कोई कोलैबोरेशन नहीं है हम दोनों के दरम्यान में। उमर पता है ना उन्होंने आगे से जवाब क्या दिया था, व्हाट दे रिस्पोंडेड व्हेन वी ऑफर्ड देम। ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन नहीं है हसन, इंडिया हैज विथड्रॉन फ्रॉम दिस पाइपलाइन, इंडिया ऑफिशियली इस पाइपलाइन से विथड्रॉ कर चुका हुआ, तो नो कोलैबोरेशन दैट। हम ना कॉन्फिडेंस चेक करें आप पाकिस्तान का, हम दुनिया से एड मांग रहे हैं, साथ कोविड-19 के लिए फंड भी कंट्रीब्यूट करेंगे, ये कॉन्फिडेंस होता है। वही तो उनका नहीं पता, उनका रिस्पॉन्स उन्होंने कहा था, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा नो 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 नो, ऐसा नहीं, उन्होंने कहा था दैट पाकिस्तान जो हमें हेल्प करता है, हमें ऑफर कर रहा है, पाकिस्तान शुड स्पेंड द मनी ऑन इट्स ओन पीपल, बिकॉज हमने अपनी इकोनॉमी को जितना बेल आउट दिया है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पाकिस्तान टोटल इकोनॉमी, जितनी पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी है उतना तो हम अपने मुल्क को बेल आउट दे चुके हैं, वी डोंट नीड पाकिस्तान मनी। और वो पाकिस्तान अपना जवाब देते, मैंने तो उनका जवाब बता दीजिए। लेट्स गो टू, हम असल पॉइंट पे जाते हैं। आपको पता है उन्होंने कितना दिया था, उन्होंने they gave billions of dollars of aid package to their economy। जी असल ब्लड एंड इकोनॉमी फ्लड वो, लेकिन वो कहा था उस पे 2016 में कहा था। लेट्स गो टू डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस की बात करते हैं। अच्छा ये डाइवर्जेंस लिखी है, मैं इसी को हाईलाइट करता हूं। अब मुझे करंट कॉन्फ्लिक्ट्स की लिस्ट बनाता हूं जी। $18.8 million फंड, थैंक यू मशहूद फॉर कंफर्मिंग दिस नंबर, थैंक यू सो मच। लेट्स गो टू डाइवर्जेंस। अब इश्यूज बताएं जी, इंडिया पाकिस्तान में इश्यूज कौन कौन से हैं डाइवर्जेंस के। कश्मीर से स्टार्ट करते हैं, कश्मीर है, मैं लिखता जाता हूं आप करेक्ट दीजिएगा। हाइड्रोपॉलिटिक्स है, न्यूक्लियर है, इंडियन ओशियन रीजन है, टेररिज्म या प्रॉक्सी वॉर, और मुझे इश्यू बता दीजिएगा जी प्लीज, आप लोग हेल्प करेंगे। सियाचिन है, सर क्रीक है, उसके बाद आ जाएगा सी पैक है, अफगानिस्तान है, उसके बाद कल्चर है, LOC वर्किंग बाउंड्री पे सीज फायर वायलेशंस हैं, ट्रेड है, और कोई? यू आर राइट जी, FATF है, UN सिक्योरिटी काउंसिल पे है, NSG पे है, LOC वायलेशंस हो गया। उशमयू वो कश्मीर पे आर्टिकल, कश्मीर पे आ जाएगा सब हटफ। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे फायजा, उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। यस यस टू मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर है, मुस्लिम माइनॉरिटी के ऊपर है, गुड। IOR इंडियन ओशियन रीजन, कुलभूषण केस को हम यहां भी लिख सकते हैं प्रॉक्सी वॉर में, और अलग से भी लिख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। अखंड भारत शाबित ठीक कह रहे हैं। इतने मसले अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो मैंने और भी बताने हैं। अच्छा व्हाट अबाउट डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक भी तो स्टैंड ऑफ है, वो इंसर्जेंसी प्रॉक्सी वॉर में आ जाएगी।
लेट मी एक्सप्लेन जी, एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं सारों को। देखिए आपने पेपर में एक एक पैराग्राफ लिखना है, इतने सारे इश्यूज हैं, एक एक पैराग्राफ लिखेंगे पूरा क्वेश्चन भर जाएगा। एनपीटी पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है स्टैंड। यस एग्जैक्टली। चलो लेट मी एक्सप्लेन जी। इसको एक्सप्लेन करते हैं, अगर आपका कोई पॉइंट रह गया तो आप प्लीज जरूर ऐड कीजिएगा, बट हर एक के ऊपर आपने एक एक पैराग्राफ लिखना है। प्लीज डोंट गो इनटू द टू मच ऑफ द डेप्थ, बहुत डेप्थ में आपने नहीं जाना। वो एग्जैक्टली हसन, वो आप वाला पॉइंट ही मैं उठाना चाह रहा हूँ, वो डिप्लोमेटिक में लूंगा उसको, डिप्लोमेटिक फोरम्स में पाकिस्तान के ऊपर जो इशू है उसको हाईलाइट करूंगा। आप वाला पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। लेट्स स्टार्ट विद द कश्मीर जी, यहां से शुरू करते हैं ब्रीफ ओवरव्यू। अब पूरे कश्मीर इशू को आपने एक पैराग्राफ में लिखना है। कैसे लिखना है? शॉर्ट। ये सर टेरिटरी में कौन सी, वो टेरिटरी में आ जाएगा, ये सर क्रीक भी आ जाता है, सियाचिन भी आ जाता है, कश्मीर भी आ जाता है, ये टेरिटरी आ जाएगी। अच्छा, बट इफ यू वांट टू रेफर टू सम अदर टेरिटरी प्लीज मेंशन कर दे, मैं ऐड कर दूंगा। अच्छा कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। कश्मीर का जो इशू है, ऑब्वियसली ब्रीफ समरी, दो तीन जुमलों में, पाकिस्तान considers India as the occupation forces. We consider India as occupiers of the Kashmir territory, which is a violation of the UN resolutions on Kashmir. I repeat this point. Pakistan considers India as illegal occupying state on Kashmir, which is a violation of the UN Security Council resolutions that call for a plebiscite through which Kashmiris will determine whether they will join Pakistan or India. I repeat this point. हमारा मौक़िफ़ ये है कि इंडिया इलीगल ऑक्युपायर है कश्मीर में, और कश्मीर विच इज अ वायलेशन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। तो फिर क्या होना चाहिए? हमने कहा जी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन कहती हैं दैट देयर शुड बी अ प्लेबिसाइट इन कश्मीर एंड कश्मीरीज शैल डिटरमिन वेदर दे वांट टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान। ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारा पर्सपेक्टिव है, और इंडिया ऐसा नहीं कर रहा, इंडिया इलीगली ऑक्युपाई कर रहा है। दिस इज द पाकिस्तान पर्सपेक्टिव। खाजा मैंने पहले कहा था, ये जो इसकी डिटेल्स हैं आगे, ये आप कश्मीर के इशू के ऊपर जब क्वेश्चन होगा उस पर आप उठाइएगा, आप उसमें करिएगा। बोर्ड पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सही। इनको ये जो पॉइंट लिखे हैं आप नोट कर लें, हम इनको एलैबोरेट करेंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या कहती है किरण? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सेज दैट द इश्यू ऑफ कश्मीर शैल बी रिजॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द कश्मीरी पीपल, और कश्मीरी लोग प्लेबिसाइट में डिसाइड करेंगे कि वेदर दे वांट टू जॉइन पाकिस्तान और इंडिया। आजादी वाला पॉइंट था नहीं वैसे बाय द वे वहां पे सच, बट दिस वाज द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दैट प्रपोज्ड। बट ऑब्वियसली ज्यादा डिटेल आप पढ़ेंगे उसके अंदर, और ऑब्वियसली आप इसके अंदर करेंगे। हाउएवर रीसेंट लास्ट सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कब हुई थी? 2 दिन पहले। यस है यार, सम कश्मीरीज वांट, लेकिन आप वो यहां पे नहीं लिखेंगे आप ये बात। नो 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 खालिद, आपने यहां पे उसको 1 या 2 पैराग्राफ में लिखना है, तो आप अंदाजा लगा लेंगे कितना लिखना है। हिस्ट्री पे नहीं जा सकते, करंट पे एक पॉइंट जरूर ऐड करेंगे, और वो ये है द रिसेंट इंडियन डिसीजन टू यूनिलैटरली चेंज रिवोक आर्टिकल 370 एंड 35A। आर्टिकल 370 रिवोक किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, और आर्टिकल 35A रिवोक किया। This contravenes this contradicts and violates the UN Security Council resolutions. Yes, analytical approach, Kainat, that's appropriate. Yes, Umar, absolutely, that's the point. So, इंडिया ने जो आर्टिकल 370 को रिवोक किया, जो ये काम किया, और ऑब्वियसली दैट इज अ वायलेशन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, जिन्होंने कहा था कि इंडिया डिसाइड नहीं करेगा, कश्मीरी डिसाइड करेगा। ये बेसिकली है। यूएन आफ्टर 5 अगस्त कोमल ने पूछा हेल्ड एनी मीटिंग? कोमल, इनफॉर्मल मीटिंग्स 3 दफा हो चुकी हैं। देयर आर 3 इनफॉर्मल मीटिंग्स ऑफ सिंस लास्ट ईयर ऑन कश्मीर। फॉर्मल मीटिंग्स नहीं हुई। यस एग्जैक्टली, दिस इज बट कश्मीर पे ऑब्वियसली आप डिटेल से लेक्चर होगा, आप वहां से भी उठा सकते हैं। हाइड्रो पॉलिटिक्स मैं पढ़ा चुका हूं। सही, डाइवर्जेंस का पॉइंट ये है
कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में, ये अभी पढ़ ही जा रहे हैं हम लोग आहिस्ता आहिस्ता। असल नहीं, इतना ब्रॉड लिखेंगे, इतना ब्रॉडली लिखेंगे आप, बस आपकी मर्जी है 2 पैराग्राफ में एनालिटिकल वे में स्पेसिफिक इश्यूज को उठाने के बजाय करंट इशू को हाईलाइट कर दे, इशू क्या है। हाइड्रोपॉलिटिक्स पर, हाइड्रोपॉलिटिक्स पे हम कर चुके हैं जी डिस्कशन, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बट अगर आपको याद हो इशू क्या था। इशू इज इंडिया इज यूजिंग हाइड्रोपॉलिटिक्स and the violation and manipulation of Indus Waters Treaty, Indus Water Treaty की violation कर रहा है, manipulation कर रहा है to gain control or to gain leverage on Pakistan, therefore threatening our economy and threatening our security. हमारी इकोनॉमी को थ्रेट कर रहा है, हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहा है by gaining influence or gaining leverage on hydropolitics. This is a brief summary that you will write जी on issue. हम पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हम पढ़ चुके हैं। अगेन इंडिया के अंदर जब न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे इंडिया की जो पॉलिसी है, इंडिया इज इंक्रीजिंग इट्स न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटीज, इंडिया इज एनहांसिंग इट्स वेपन्स कैपेबिलिटीज एंड इट इज थ्रेटनिंग टू change its nuclear doctrine, therefore posing a threat to Pakistan security and creating nuclear arms race. मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडिया इज नहीं एनपीटी का जिक्र नहीं आएगा शमायूं, एनपीटी में हमने कौन से साइन किए हुए हैं बाय द वे, एनपीटी का जिक्र यहां पे नहीं आएगा। हम यहां पे सिर्फ जिक्र करेंगे इंडिया अपनी न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है और इंडिया अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज करने का थ्रेट कर रहा है। जब ये दो काम कर रहा है तो ऑब्वियसली इट इज क्रिएटिंग इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी फॉर पाकिस्तान, इज क्रिएटिंग अ थ्रेट टू पाकिस्तान एंड इट इज इनिशिएटिंग अ न्यूक्लियर आर्म्स रेस विद पाकिस्तान। हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है और हमारे लिए आर्म्स रेस शुरू करवा रहा है इंडिया। हसन, हमारा ये ख्याल है कि हम जो कर रहे हैं हम रिस्पॉन्ड टू इंडिया कर रहे हैं। अगर इंडिया S-400, मैं मिसाल देता हूं हसन, अगर इंडिया S-400 परचेज ना करता तो क्या हमने करना था? बाबर मिसाइल की जरूरत था हमें? वी डिडंट नीड दैट। अगर इंडिया सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ना लेता, इंडिया अपनी न्यूक्लियर सबमरीन डेवलप ना करता, तो हमने बाद में किया था या पहले किया था? वी डिड इट लेटर ऑन। इट इज इंडिया हु इनिशिएट्स दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड नॉट अस। हम नहीं करते, ठीक है? तो पाकिस्तान ऑलवेज रिस्पॉन्ड्स टू देम। ट्रू उमर। आईओआर भी मैं बता चुका हूं जी, बिल्कुल हमारे शुरू के लेक्चर्स होते हैं जिसमें आईओआर पे बता चुका हूं। इंडियन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इंडिया वांट्स हेजेमनी इन साउथ एशिया, इन इंडियन ओशन रीजन, और इंडियन हेजेमनी विल बी अ थ्रेट टू पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड पाकिस्तान इज मेकिंग ऑल आउट अटेम्प्ट्स टू काउंटर इंडियन हेजेमनी एंड टू डिफेंड आवरसेल्व्स। खालिद, लेकिन देखिए ना, रीजनल थ्रेट हो या ना हो, पाकिस्तान इंडिया पे है, आप पाकिस्तान की बात करेंगे। शमायूं, आप एक दफा प्लीज दोबारा कंफर्म कीजिएगा, पाकिस्तान सेड दैट until unless India not sign this treaty we won't, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। We used to say that, हम पहले कहते थे हमारी पॉलिसी थी, अब ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि इंडिया साइन करेगा तो हम कर देंगे, ऐसी कोई पॉलिसी पाकिस्तान की करंट नहीं है। ठीक है, इंडिया इज बाइंग रफाइल, व्हाट वी आर डूइंग इन रिस्पांस फाइजा JF-17 ब्लॉक 3, JF-17 ब्लॉक 3 अगर आप देखें, दैट इज आवर रिस्पांस टू रफाइल। ओके, तो इंडियन ओशन रीजन पे भी हम बात कर चुके हैं, मैं इस चीज को रिपीट नहीं कर रहा। लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट की, इसको एलैबोरेट करते हैं। पाकिस्तान blames India for sponsoring terrorism or instigating proxy war in Pakistan in 3 ways. We blame India for instigating or initiating a proxy war, a terrorism wave in 3 different ways. 3 तरह का टेररिज्म पाकिस्तान में फैलाता है इंडिया, 3 तरह से प्रॉक्सी वॉर करता है इंडिया पाकिस्तान में। 1, by supporting the Taliban groups like TTP, like Jamaatul Ahrar.
J20 का भी असन चांस नहीं है, अभी तो JF17 को हम उसको कर रहे हैं। पहला है इंडिया स्पॉन्सर्स द तालिबान और TTP, जिसके अंदर जमात उल अहरार भी आते हैं, इन ग्रुप्स को सपोर्ट करता है टू लॉन्च प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। एनी एविडेंस टू दैट? तो आप कोट करेंगे एहसानुल्लाह एहसान ने 2018 में एक इंटरव्यू दिया, ही सरेंडर्ड टू पाकिस्तानी फोर्सेस, और उस सरेंडर में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक जुमला बोला और कहा, उन्होंने कहा द जमात उल अहरार एंड द TTP दे आर फंडेड बाय एंड स्पॉन्सर्ड बाय इंडियन रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से इंडियन रॉ जो है वो फंड करती है इन ऑर्गेनाइजेशन को जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। एहसानुल्लाह एहसान कौन थे? ही वाज द फॉर्मर स्पोक्सपर्सन ऑफ TTP के स्पोक्सपर्सन थे, और वो खुद कह रहे हैं कि हमें फंड कौन कर रहा था? इंडिया कर रहा था अफगानिस्तान से। दूसरा है जी बलोचिस्तान। जी एग्जैक्टली ट्रू। नाउ बलोचिस्तान में इंडिया is sponsoring the Baloch insurgents like BLA, like BRA, Baloch Liberation Army, Baloch Republican Army, इस तरह की इंसर्जेंट ग्रुप्स को इंडिया स्पॉन्सर करता है बलोचिस्तान में, ओवर देयर उनके जरिए से प्रॉक्सी वॉर करता है। एनी एविडेंस? यहां पे एविडेंस लिखेंगे कुलभूषण यादव, the arrest of Kulbhushan Yadav in 2017. Yes, obviously, ये सारा लिखेंगे। Kulbhushan Yadav, after arrest, had confessed that India was sponsoring, it was initiating proxy war in Pakistan through BLA and the BRA. ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट और भी हैं। 2017। नेक्स्ट, सेक्टेरियनिज्म। अब यहां पे किसी ग्रुप का नाम नहीं लिखेंगे, वी विल नॉट नेम अ ग्रुप। हम यहां पे लिखेंगे दैट इंडिया इज इंस्टिगेटिंग सेक्टेरियन वायलेंस इन पाकिस्तान बाय पब्लिशिंग हेट लिटरेचर एंड बाय इन्वॉल्विंग इट्स एजेंट्स इन टारगेट किलिंग्स ऑफ राइवल सेक्टेरियन लीडर्स। मैं रिपीट करूं जी इसको। इंडिया इज fanning or instigating sectarianism in Pakistan through publication of hate literature, social media and all that, and secondly by target killing of the rival sectarian leaders. एक ग्रुप के लीडर को मार देते हैं और दूसरा लीडर जो है वो दूसरे पर इल्जाम लगाता है, और दिस इज हाउ, इसको हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर भी कहते हैं। So this is the third kind of ways or proxy war or terrorism that India sponsors in Pakistan. ये तीन तरह से इंडिया स्पॉन्सर करता है। इसको कलेक्टिवली आप एक जुमला लिखेंगे, एंड दैट सेंटेंस इज बाय किलिंग द लीडर्स ऑफ राइवल सेक्टेरियन ग्रुप्स। एविडेंस, सेक्टेरियन का एविडेंस जो है वो JIT रिपोर्ट्स हैं जी। देयर आर मल्टीपल JIT रिपोर्ट्स दैट हैव said that sectarian incidents were planned by the Indians from Afghanistan. आपको शायद इल्म होगा फायजा, एक रावलपिंडी में राजा बाजार में एक वाकया हुआ था मुहर्रम के दिनों में, मदरसा के स्टूडेंट्स में और मुहर्रम के जुलूस के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। सम पीपल गॉट किल्ड इन दैट, तो उसकी JIT रिपोर्ट में भी इंडिया को ब्लेम किया गया। सो अच्छा, कलेक्टिवली अगर मैं एविडेंस दूं इस प्रॉक्सी वॉर का, इंडिया प्रॉक्सी वॉर कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए मैंने आपको शुरू में भी एक चीज बताई होती है, और वो होती है अजीत दोवल डॉक्ट्रिन। अजीत दोवल का मैंने आपको बताया हुआ है, बिल्कुल शुरू में बताता होता हूं। अजीत दोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इन 2015 इन हिज स्पीच टू द पार्लियामेंट he indirectly confessed for Indian proxy war in Pakistan. I repeat this one. Ajit Doval, who is Indian National Security Advisor, in 2015, in a speech to the parliament, he indirectly confessed of India's involvement in proxy war against Pakistan.
मेरे ख्याल में इससे बड़ी बात नहीं होगी जब वो खुद मान रहे हैं, बट इनडायरेक्टली माने थे। आप यूट्यूब पे सुनिएगा, यू कैन कोट एग्जैक्टली हिज वर्ड्स, वो याद नहीं। असनैन, देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स जिसकी वजह से इंडिया प्रॉक्सी वार करना चाहता है, ये तो समझ में आती है। हमारे लोग प्रॉक्सी वार में इस्तेमाल होते हैं, ये वजह क्या है, दैट्स योर पॉइंट। बट इंडिया वांट्स टू एंड द लोकल पीपल हेल्प देम आउट। और अजीत दोवल ने यही कहा, अजीत दोवल के वर्ड्स भी ये थे हसनैन, उसने कहा था अगर आप पाकिस्तान के लोगों को कुछ ज्यादा पैसे देंगे तो वो पाकिस्तान के साथ ही लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इट मींस वो इकोनॉमिक रीजंस को बता रहा है, इकोनॉमिक रीजंस हेल्प इंडिया इन इंस्टिगेटिंग प्रॉक्सी वॉर, मनी। तो हसनैन आप वाला पॉइंट एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट है। खाजा उनका जो दूसरा इंटरेस्ट है यहां से रेलेवेंट नहीं है, बट देयर इंटरेस्ट इज economic interest to access Central Asia. Provincial autonomy might be the reason. Lack of provincial autonomy is the reason जी। Provinces को autonomy होती तो Indian involvement या proxy war ना होती। Yes, true. Okay, let's go to Siachen. Well, let's talk Siachen. मशहूद, प्लीज एक तो करेक्शन कर लें, ये जो आप टर्म यूज करते हैं ना, तालिबान, अलकायदा, मुजाहिदीन, हमने कभी ये नहीं कहा। हमने कहा मुजाहिदीन हमने बनाए, तालिबान का हमने कभी नहीं कहा। वी नेवर सेड इट। अलकायदा का तो सवाल ही नहीं पता था कभी किसी ने कहा, ना रिटायर्ड ने ना हाजिर सर्विस ने। मुजाहिदीन का कहा था कि 1918 में जो बने थे वो हमने बनाए थे, और हमने अकेले नहीं थे, अमेरिकन के साथ मिलकर बनाए थे। तालिबान का नहीं कहते, नहीं जी, अलकायदा इज नॉट ऑफ मुजाहिदीन। अलकायदा मुजाहिदीन में से लोग थे, बट अलकायदा वाज डेवलप्ड इन एंटायरली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, उसका डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बट वो बिल्कुल इररिलेवेंट। हाँ, तालिबान ऑफशूट कह सकते हैं, तालिबान मुजाहिदीन से ही इमर्ज हुए थे। लेकिन अगर मैं शुरू में आपसे पूछूं, जब मुजाहिदीन थे, अच्छा मेरे ख्याल में जो ये मुजाहिदीन वाली डिबेट जी, मुझे किसी दिन टाइम मिला 5 मिनट तो मैं एलेबोरेट कर दूंगा। आज इसको जरा प्लीज अलग से कर लें, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको किसी दिन 5 मिनट में ये मुजाहिदीन, तालिबान ये समझा दूंगा एक जगह जाके ये क्या है, ठीक है। अभी इसको हम जरा छोड़ देते हैं। सियाचिन, सियाचिन का जो इशू है, जो सियाचिन का इशू है, दैट वाज हाईलाइटेड इन 1980s में बना था। व्हाट हैपेंड वाज, सियाचिन टेरिटरी जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट पे है, स्कर्दू के साथ है, इंडिया के साथ जो LOC है वहां पे है। दिस सियाचिन ग्लेशियर एंड सियाचिन रीजन वाज अंडर पाकिस्तान कंट्रोल, हमारे इलाके में था, हमारे कब्जे में था। बट इन 1980s वी विथड्रू ट्रूप्स फ्रॉम सियाचिन, हमने फोर्सेज विथड्रॉ की बिकॉज ऑफ हार्श वेदर कंडीशंस। फौजी मर जाते थे ठंड से, तो हमने विथड्रॉ कर ली फोर्सेज। एज सून एज वी विथड्रू, द इंडियंस कैप्चर्ड द सियाचिन रीजन। इंडियन फोर्सेज आगे आई एंड दे कैप्चर्ड दैट टेरिटरी, उन्होंने कब्जा कर लिया उस टेरिटरी के ऊपर। We claim that this is illegal occupation. India claimed no, it is their territory. So this is a dispute between Pakistan and India. Whose territory is this? This is a dispute between India and Pakistan. सर क्रीक का इशू अगर आपने रिसेंटली देखा हो तो आपको मैप देखिएगा, बिल्कुल समुद्र में नीचे पाकिस्तान और इंडिया की जहां बॉर्डर लगता है अरेबियन सी के साथ, वहां एक पानी की छोटी सी आपको लाइन सी नजर आएगी, और उसके इंडिया की साइड पे हमारा बॉर्डर लगा हुआ है। इट इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया। नहीं, वी डिडंट लेफ्ट कारगिल एरिया, वी वर डिफीटेड इन कारगिल। फायदा, बट डोंट टॉक अबाउट कारगिल ऑन दिस वन, कारगिल का जिक्र ना करिएगा। वी डिडंट लीव कारगिल, वी वर फोर्स्ड टू लीव कारगिल। एनीवे, सियाचिन इज ऑक्युपाइड बाय इंडियंस नाउ सिंस 84 से ऑनवर्ड्स। सर क्रीक पे, सर क्रीक इज बेसिकली जो था वो जो एरिया है वो एक्सट्रीम साउथ ईस्ट में है, एक्सट्रीम साउथ ईस्ट में। जो नया मैप है उसके अंदर देखिएगा इंडिया के साथ बॉर्डर पे आता है, उस रीजन में ये क्रीक है। अब क्रीक क्या होती है? सर क्रीक नाम है, सर नहीं कहते उसको, ये सर क्रीक एक नाम है। क्रीक किसे कहते हैं? क्रीक बेसिकली दैट इज काइंड ऑफ the water inroads, a lake type thing that is established by the rising sea levels. समुद्र का पानी जब राइज करता है
उसका वो लैंड पे आ जाता है। जब लैंड लो हाइट पे हो, समुद्र ऊपर चला जाए, उसकी पानी लैंड पे आ जाता है। इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ मार्शी एरियाज, मार्शी एरिया दलदली से इलाके बना देते हैं, और कोई एक झील सी बन जाती है समुद्र के पानी से, उसको हम कहते हैं क्रीक। और वो पर्टिकुलर क्रीक जिस पे इशू है उसका नाम है सर क्रीक, ये उसका नाम है। एक्सट्रीम साउथ ईस्ट में आती है, आप उसको देखिएगा प्लीज। व्हेन यू सी दैट क्रीक, तो उस क्रीक के ऊपर इशू ये है कि इंडिया का बॉर्डर, वो क्रीक इंडिया में आती है या पाकिस्तान की है। इंडिया क्लेम्स दैट दिस क्रीक इज पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी, वी क्लेम इट इज पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी। हिस्टोरिकली क्योंकि ये समुद्र के पानी से बनती हैं क्रीक्स, तो इसकी टोपोग्राफी चेंज हो जाती है। 1947 के बाद हमने वहां पे फिजिकल निशानियां लगाई थी इंडिया पाकिस्तान में, यहाँ पे बाउंड्री है, बट बिकॉज सी वाटर कंटिन्यूज टू चेंज द टोपोग्राफी, वो फिजिकल फीचर्स को चेंज करता है, कभी पानी ऊपर आ जाता है, कभी उतर जाता है, तो दोज बाउंड्रीज डिसअपीयर्ड। जब बाउंड्रीज डिसअपीयर हो गई, तो अब ऑन ग्राउंड मालूम नहीं है कि बाउंड्री कहां पे थी। इट डिसअपीयर्ड बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल रीजंस, एंड इंडिया क्लेम्स ये क्रीक हमारे इलाके में थी, हम कहते हैं ये हमारे इलाके में थी। दिस इज अ डिस्प्यूट बिटवीन बोथ स्टेट्स। तो ये डिस्प्यूट है जी दोनों मुल्कों के अंदर। अच्छा, आई वुड कंटिन्यू जी, ये 5-6 जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं शॉर्टली हम इन पे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, बिकॉज टाइम इज अप एंड आई डोंट वांट टू टेक मोर टाइम, बट विल कंटिन्यू टॉक इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में नेक्स्ट क्लास में हमारा मुस्लिम स्टेट के साथ रिलेशन होंगे, बट हम इसको पहले 10 मिनट में फिनिश करेंगे एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन भी फिर हम तभी लेंगे ऑब्वियसली। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बी सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।